तो प्राइमरी मोशन में कौन सा मोशन होता है, सेकेंडरी में कौन सा मोशन है आपको पता है। प्राइमरी में हमारा शेडिंग, पिकिंग और बीट अप आता है, और सेकेंडरी में आता है लेट अप और टेक अप। तो हमारी जो शेडिंग मोशन होता है उससे हमारा शेड बनता है, और जो शेड बनता है वो हमारा कितना बनाएंगे, कितना रखेंगे शेड जो खोलेंगे या तो शेड जो ओपन होगा वार्प की, तो उसमें वो शेड कितना रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो हमारे ये जो आज का टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा लूम पे जो शेड रहेगा या तो शेड एंगल जो रहेगा उसके हिसाब से हमारा फ्रेम मूवमेंट कितनी होगी, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा शेड खुल रहा है, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं खुल रहा है। इसके लिए हम एक शेड एंगल का स्टैंडर्ड जो लूम के हिसाब से है उसको हम बताएंगे। तो हमारे एयरजेट लूम के टॉपिक चल रहा है तो एयरजेट लूम की ही बताएंगे। बाकी क्या है, ये हमारे शॉर्टर लूम में भी चलेगी, रैपियर में भी चलेगी, प्रोजेक्टल जहाँ जहाँ लूम है वहाँ शेड बनता है और शेड का भी एंगल होता है। तो ये क्या है, एक कॉमन आइडिया है, आइडिया जैसा है, पर मैं आपको पूरा पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से नहीं ले जाऊंगा, एक बेसिक चीज़ को कवर करूंगा। बाकी आप जिस लूम पे भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पहले से जो मैन्युफैक्चरर होता है लूम का वो दिए हुए हैं, उस आधार पर आपको डायरेक्ट शेड एंगल सेट करके क्वालिटी सेट करना है और लूम रनिंग रखना है। तो बाकी क्या, ये चीज़ बेसिक आइडिया है, एक बेसिक आपका परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे जो शेड है, टू सेपरेट द वार्प शीट या तो टू सेपरेट द वार्प yarns into two separate layers, that is called as shed. So the amount of shed that is expressed in term of degree, expressed in term of something angle, that is measured by protractor. So it is called as shed angle. और हमारा shed angle क्या है, जो amount of shed expressed in degree, ठीक है, दिस इज shed angle. तो हमारे shed angle जो है, शेड एंगल यही है, जैसे कि ये एक वार्प शीट है, इसको हम दो भाग में डिवाइड किए, एक इधर ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। तो ये वार्प शीट को हम ऊपर ले गए और ये वार्प शीट को कुछ धागा नीचे आ गया। तो इसमें से ये जो बीच में एंगल क्रिएट हुआ, ये वाला ऊपर वाला लाइन, ये अपर शेड, ये लोअर शेड, टॉप शेड और बॉटम शेड। ये टॉप लाइन, ये बॉटम लाइन, एक शेड है उसका टॉप लाइन ये, बॉटम लाइन ये, और ये दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ तो उसको ही कहते हैं शेड, उसको ही कहते हैं शेड। उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर ले जाओ और यहाँ पे डाल दो, इतना एंगल बना, उसको हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। जब शेड को समथिंग डिग्री में लिखेंगे तो उसका क्या मेजरमेंट होगा, तो वही होता है शेड एंगल। शेड यानी to separate the warp yarn into two layers, that is called shed, and angle is, what is angle the by measurement of this shed in degree is called shed angle. तो डिग्री में जब उसको कह देंगे कि शेड हमारा, मान लो लूम नंबर 10 की जब शेड हमारा 32 क्या है डिग्री, तो 32 डिग्री जब कहेंगे शेड एंगल, तो उसका जो शेड एंगल यानी कि शेड ओपनिंग 32 डिग्री का जो एंगल है उतना एंगल का है उस लूम पे। कोई भी लूम का शेड एंगल कहेंगे तो इसका अर्थ यही है, उसका जो ओपनिंग है शेड ओपनिंग, तो उतना डिग्री के हिसाब से वो ओपनिंग है। तो अगर डिग्री के क्या है, यहाँ क्रैंक के लूम की डिग्री नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारा एक एंगल है उसका कितना एंगल है, एक मान लो दो, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ये दोनों में जो एंगल बना है उसको मापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रोट्रैक्टर, उसमें डिग्री होता है। तो ये जितना डिग्री बताएगा उसका एंगल होगा उतना डिग्री। तो 32 डिग्री का सेट एंगल अर्थ है 32 डिग्री के एंगल के हिसाब से ये ओपनिंग हुआ है। ये जो ऊपर टॉप लाइन और बॉटम लाइन का जो उसका ओपनिंग है 32 डिग्री है। तो यही है सेट एंगल। तो सेट एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लूम में तो ऐसे मैन्युफैक्चर लोग सेट एंगल पहले से मतलब सेट करके या तो उनके रेफरेंस से हम सेट बनाते कितना एंगल ओपनिंग रखना है, तो किस हिसाब से हमारा जैकलीबर में जो सेट अमाउंट होता है, एल अमाउंट कहते हैं उसको सेट करेंगे। वो पहले से मैन्युफैक्चर लोगों ने क्या कहें सेट करके उसमें भेजते हैं।
बाकी क्या है, हम लोग को अगर कह लेगा कि यार इस लूम का सेट एंगल निकालना है और सेट एंगल इतना डिग्री बनाने के लिए, मान लो कोई कहेगा 35 डिग्री सेट एंगल बनाने के लिए आपका सेट अमाउंट जो एल अमाउंट होता है कितने में सेट करेंगे ताकि ये जो सेट ओपनिंग होगा, ओपनिंग के बाद उसका एंगल आएगा 35 डिग्री, उसको कैसे निकालेंगे। तो यही था हमारी, उसको कैसे निकालेंगे यही था हमारी इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम पता लगा देंगे। तो उसमें क्या, ये सभी के शटल लूम के लिए होगी, रैपियर के लिए होगी, प्रोजेक्टाइल, एयर जेट, वाटर जेट, एनी लूम के लिए ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें करना क्या, ये थोड़ा आपको जो वीडियो बताऊंगा, कुछ तो फिगर बनाऊंगा, उनको पहले भी बना दिया हूँ। यहाँ पे जो है ये होता है, ए वाला पॉइंट को मैं ए करके लिखा हूँ, ए वाले पॉइंट को क्या लिखा हूँ, ए वाला पॉइंट यही है हमारे जो 0 डिग्री वाला पोजीशन, जहाँ पे हमारा कपड़ा जो पीक होता है वो बीटिंग होता है, तो इसको क्लॉथ फेल कहता है। ए इज़ द क्लॉथ फेल। ठीक है, ये वार्प लाइन है, जब वो लेवल होकर रहता है तो ये एक पैरेलल लाइन है, इधर साइड बीम, इस साइड में क्लॉथ रोल। और क्लॉथ रोल कैसे होता है, ये बीम कपड़ा बीटिंग एरिया, क्लॉथ फेल एरिया, वहाँ से ये लगा है गाइड रोल, एमरी रोल, प्रेस रोल, फिर नीचे आ गया टेकअप रोल। तो इसके थ्रू होते हुए ये कपड़ा यहाँ पे वाइंडिंग हो जाता है। यहाँ से बीम से वायर पाया, शेड बना, पिकिंग हुई, बिटअप हुआ, बिटअप का तो कपड़ा बन के फिर ये एमरी के होते हुए, प्रेस रोल से होते हुए ये क्या कपड़ा रोल, क्लॉथ रोल पे वाइंडिंग हो जाता है। तो हमारा जो शेड वाली टॉपिक था, तो इसी के आधार पर थोड़ा सा हिंट्स के लिए वीडियो में डायग्राम बनाया हूँ। बाकी हमारा मेन जो खेल है यहीं से ही है, यहीं से ही अपना मेन खेल है। तो हमारे जो शेड होता है, मैं क्या कहा था पहले, हमारे एक पॉइंट से वार्प ऐसा था, इसको दो भाग किए, एक इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से नीचे। तो ये वाला पॉइंट हमारे लूम पे क्लॉथ फेल एरिया से ही मतलब आपको लेके निकालना पड़ेगा, जो हम सेट एंगल इतना सेट एंगल के लिए कितना हमारा फ्रेम मूवमेंट होगी। तो उसको निकालने के लिए हमारा जो सेट एंगल है, वो जो ये ऊपर लाइन वार्प का, ये नीचे वाला लाइन, ये दोनों का सेक्शन इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ये जहाँ पे ये शुरुआत होता है। ये 0 डिग्री वाला पोजीशन या तो क्लॉथ फेल एरिया वाला पोजीशन, बिटिंग एरिया जो होता है, उसी को हम कॉमन पॉइंट लेंगे दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो वार्प का होता है उसके लिए। तो वो पॉइंट होता है ए इज़ द क्लॉथ फेल, या तो बिटिंग एरिया या तो 0 डिग्री वाला पोजीशन। ठीक है, तो वहाँ पे हमें और क्या करना है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा क्लॉथ फेल एरिया या तो 0 डिग्री पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ बिटअप। तो इसको ए में मैं शो किया हूँ। उसके आगे क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन। अब मान लो लूम इधर है, लूम का बीम इस साइड, ये बीम वाला साइड, ये लूम का फ्रंट वाला साइड इधर जहाँ कंप्यूटर है, बोर्ड इस वाला साइड हो गया प्रिवेंडर, जहाँ से पिकिंग स्टार्ट हो जाता है, ये साइड हो गया राइट साइड, जहाँ मैं जिस साइड से खड़ा हूँ ये साइड। तो आप साइड व्यू से देखेंगे तो हमारे वार्प इस साइड से आता है, इधर से कपड़ा बन के एमरी रोल, प्रेस रोल होते हुए क्लॉथ रोल पे लिपट जाता है। तो उसमें कहना क्या था, ये होता है क्लॉथ फेल एरिया। तो हमारा जो वार्प आया यहाँ पे डिवाइड हो जाता है 2 लाइन पे। ठीक है, ये हो जाता है लेवल वाला लाइन, जहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, पहले डिवाइड होने सेट बनने का पहले जो या तो लेवल वाला पोजीशन, ये जब सेट ओपनिंग हो जाता है, एक अप वाला पोजीशन, एक डाउन वाला पोजीशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी करना क्या है, हमारे इस पॉइंट से हमें यही करना है कि हमारे इस पॉइंट से फर्स्ट फ्रेम का दूरी क्लॉथ फेल एरिया से या तो 0 डिग्री वाला पोजीशन से, ठीक है, 0 डिग्री वाला पोजीशन से फर्स्ट फ्रेम का दूरी, फिर सेकंड फ्रेम का दूरी, फिर तीसरी फ्रेम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितना फ्रेम है, जितना मतलब फ्रेम का हमारे को सेट एंगल चाहिए या तो फ्रेम मूवमेंट चाहिए। सेट एंगल तो हम कितना सेट एंगल बनाएंगे ताकि फ्रेम मूवमेंट उतना होगा, या तो उतना फ्रेम मूवमेंट होगी तो सेट एंगल क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए वीडियो है। तो हम उस पॉइंट से फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी फ्रेम है हम यहाँ पे दिखाएंगे। 6 फ्रेम तक ही दिखा देते, 6 फ्रेम तक ही दिखा देते। तो जितना दूरी है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आगे की तरफ खींचना है बीम वाला डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो स्ट्रेट डिस्टेंस अगर मापेंगे क्लॉथ फेल एरिया से फर्स्ट फ्रेम का
सेकंड फ्रेम का थर्ड फ्रेम का जो डिस्टेंस यानी दूरी मापेंगे, उसको अगर बेंड करके मापेंगे नहीं होगा, उसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे या तो पैरेलल खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बीम के तरफ, और यहाँ से एक पॉइंट देना है कहाँ, हमारे फर्स्ट फ्रेम का दूरी। तो मेरे को ये जो चीज़ हुआ था, ये चीज़ को मैं को बताया नहीं था, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस और खुद का प्रैक्टिकल चीज़ में जब किया था, ये 7-8 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम जब मेजरमेंट किया था, तो हमारे ये सूडोकोमा लूम पे मैं उस टाइम काम कर रहा था, और हमारा कुछ डाटा था, मैं ऑन द लूम पे उसको मेजरमेंट किया हूँ 7-8 साल पहले। तो इस पॉइंट से हमारा फर्स्ट फ्रेम का जो दूरी था, उस पर कितना था हमारे, वो था 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट फ्रेम का दूरी 13 सेंटीमीटर था। 12.7 12.8 कुछ है, मैं 13 सेंटीमीटर मोटा मोटी ले लेता हूँ। तो इस पॉइंट से 13 सेंटीमीटर में एक निशान लगाना है। मैं भी आपको स्केल डाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट होता है 13 सेंटीमीटर, और वहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी दूसरे फ्रेम का डिस्टेंस कितना होगा, दूसरे फ्रेम का डिस्टेंस यही करेंगे। जैसे कि मान लो एक फ्रेम ये है, तो फ्रेम का थिकनेस भी कुछ है। मान लो ये एक फ्रेम है, साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, फ्रेम इस तरफ है, मान लो साइड से देख रहे हैं, तो ये फ्रेम का थिकनेस भी कुछ है। कितना थिक का ये फ्रेम है, एक फ्रेम का जो थिकनेस है, फ्रेम पे जो पट्टा लगता है उसका जो थिकनेस, उसके बाद दूसरी फ्रेम जो है, ठीक, तो ये सभी फ्रेम का पट्टा एक ही जैसा है ना, तो इसका जो थिकनेस है ये इक्वल है। इसको मैं पकड़ लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 8 mm पकड़ लेते हैं, 8 mm। और ये बीच में दूरी मान लो एक फ्रेम और दूसरी फ्रेम जो हमारे साइड सपोर्ट लगा रहता है, उसका जो दूरी की गैप जो रहता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम, मान लो 2 mm। तो अगर इधर साइड से देखेंगे, अगर यहाँ से पहला वाला फ्रेम इतना दूरी में है 13 सेंटीमीटर में, तो दूसरी फ्रेम कितना दूरी में होगा। मान लो इस पॉइंट से पहला वाला जो फ्रेम है 13 सेंटीमीटर ये आ गया, तो दूसरी फ्रेम कितने में आएगा, ये 13 प्लस इसका जो फ्रेम पट्टा का जो मतलब थिकनेस 8 mm प्लस उसका गैप कितना 2 mm। तो 8 + 2 = 10 mm, 10 mm यानी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 13 यहाँ तक 13 था, ये सेकंड फ्रेम का दूरी हो जाएगा कितना 13 + 1 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर में हमारा दूसरी फ्रेम आएगा, सेकंड फ्रेम। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो दूसरी फ्रेम का जो पोजीशन होगा 14 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बाद एक और लाइन खींचना है। एक रियल वाला बता रहा हूँ आपको, 1 सेंटीमीटर बाद, और सभी फ्रेम का पट्टा का थिकनेस और दोनों फ्रेम के बीच का जो गैप है बराबर है। तो एक फ्रेम दूसरा फ्रेम से 1 सेंटीमीटर दूरी में रहेगा। तो पीछे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करके दूरी का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है वर्टिकली। ठीक है, एक यहाँ 1 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी फ्रेम, तीसरी, चौथी, 5th एंड 6th। ये क्या है, ये बराबर दूरी पे आना चाहिए। और उसके बाद ये वर्टिकल लाइन खींच देना है। फिर ये भी एक वर्टिकल लाइन खींच देना है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींचना है। फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, 2 और खींचना है, और सभी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में ही खींचना है, क्योंकि इसका पट्टा का थिकनेस और गैप कितना है 8 mm और 2 mm मिला के कितना हो रहा है 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या किया आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। इधर से क्लॉथ एरिया से हम फ्रेम नंबर 1 किसको पकड़ेंगे, जो पहले है क्लॉथ फेल से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ। इस पॉइंट को पकड़े, एक पैरेलल लाइन खींचे, एक बेस लाइन खींचे। ठीक, इससे पहला का डिस्टेंस पकड़ लिए फ्रेम नंबर 1 का। और ये चीज़ मैं जब मैं लूम पे मेजरमेंट किया था तभी ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, नहीं तो ऐसे अंदाज से बोलूँगा तो वहाँ का मेजरमेंट मैच नहीं करेगा।
ठीक है, मोटा मोटी यही है क्लॉथ फेल एरिया से पहला फ्रेम का दूरी, सेकंड फ्रेम का दूरी, तीसरी, चौथी, फिफ्थ, सिक्स्थ, छठा नंबर का भी दूरी, जितना जितना दूरी है वहाँ पे पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच दिया वर्टिकली। ठीक है, अभी करना क्या है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से प्रोट्रैक्टर जो है, प्रोट्रैक्टर है, इसके सेंटर वाला पोजीशन को ये पॉइंट में रख के, ठीक है, इस पॉइंट में रख के, और इसका जो बेस लाइन होता है इस लाइन के साथ मैच करके अगर 30 डिग्री का बनाना है तो, अगर 30 डिग्री का बनाना है तो ये क्या होगा, 15 डिग्री इधर हो जाएगा, 15 डिग्री इधर हो जाएगा। तो इस पॉइंट इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन को पकड़ के, और ये प्रोट्रैक्टर का जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को इस पॉइंट में साथ मैच करा के 15 डिग्री ऊपर बना देना है, 15 डिग्री नीचे बना देना है, ताकि ये जो पूरा डिग्री आएगा कितना आएगा, 15 + 15 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल मोटा मोटी कितना बन जाएगा, ये वाला जो एंगल अभी बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का, 15 डिग्री ऊपर 15 डिग्री नीचे। तो अभी ये जो एंगल बना टॉप लाइन और बॉटम लाइन, ये हो गया अपना 30 डिग्री का एंगल। पहले से हम इस पॉइंट से पहला फ्रेम का दूरी ड्रॉ कर लिए हैं, दूसरी फ्रेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके एक एक करके सभी फ्रेम का दूरी एक पॉइंट से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मतलब ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ये जो एंगल बना दिए 30 डिग्री का, क्योंकि हम 30 डिग्री सेट एंगल के टाइम हमारा फ्रेम मूवमेंट क्या रहेगा उसका हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जो फ्रेम जितना दूरी में है उतना दूरी में हम फ्रेम का मतलब ड्रॉ कर दिए फ्रेम का पोजीशन। ये क्लॉथ फेल पोजीशन है, फ्रेम नंबर 1 का पोजीशन, फ्रेम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिए 30 डिग्री एंगल। ठीक, 30 डिग्री एंगल अभी बना दिए। अभी और कुछ करना नहीं, बस सीधी सीधी है। अभी ये पहले क्या बोल रहा था, ये वाला लाइन वार्प के ऊपर लेयर, ये वाला नीचे वाला लेयर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 30 डिग्री सेट एंगल बनेगा तो वार्प सेट जब अलग अलग होगा, 2 डिफरेंट लेयर में होगे तभी तो होगा। तो ये लेयर को हम पकड़ लेते हैं वार्प का टॉप साइड, टॉप लाइन, और वो वार्प सेट का जो वार्प सेट का जो होता है उसका बॉटम लाइन नीचे वाला। और इस पॉइंट में हमारा फ्रेम यहाँ पे है, साइड व्यू से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर फ्रेम, दूसरी फ्रेम, तीसरी फ्रेम, चौथा, पांचवी एंड 6th फ्रेम। तो ये फ्रेम जहाँ पे ये लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे निशान लगा लो। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में ये कट किया, और ये वाला दूरी को स्केल में बस माप लो कितना हो रहा है। ये वाला दूरी माप लेना है, ये वाला दूरी माप लेना है, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ बोर्ड पे थोड़ा बड़ा हो रहा है, और आपको अगर सही में ड्रा करना है, मैं जो यहाँ पे बनाया हूँ ये थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए आपको बनाया हूँ। आपको अगर पेपर में बनाएंगे तो अच्छा पर्टिकुलर मेजरमेंट आएगा। तो यहाँ पे ये ड्रा कर लिए, यहाँ पे जो ये मतलब इसका और दोनों लाइन को कट किया है, टॉप लाइन के साथ फ्रेम नंबर 1 का जो स्ट्रेट लाइन कट किया है, और बॉटम लाइन का जो फ्रेम नंबर 1 के साथ जो कट किया है, ये दोनों का दूरी माप लो। ठीक है, इसका जो दूरी निकलेगा वो होगा फ्रेम नंबर 1 की मूवमेंट। फ्रेम नंबर मान लो हिल्ड वायर यहाँ पे था, ये ऑफ हुआ, फिर हिल्ड वायर नीचे आया, हिल्ड शाफ्ट के साथ हिल्ड वायर भी नीचे आया तो यहाँ आया। तो ये दोनों का दूरी जो है ये होता है फ्रेम मूवमेंट। इस पॉइंट से मान लो यहाँ था, हिल्ड वायर यहाँ पे था, ये पूरा मैक्सिमम ये इस पॉइंट में गया। ठीक है, तो ये कितना दूरी तय किया, जो दूरी तय किया वो होता है फ्रेम नंबर 1 का मूवमेंट। इस हिसाब से फ्रेम नंबर 2 का मूवमेंट, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 6, इस तरह हमारा हर एक फ्रेम का मूवमेंट कितना है वो निकाल लिए। इसमें कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं, बस स्केल में यहाँ से यहाँ माप लेना है, जितना है उतना मतलब माप के आपको लिखना है। यहाँ पे मैं फिगर बड़ा बना करके दिखा रहा हूँ, इसलिए उसका जो मूवमेंट है एक है ज़्यादा आएगा। बाकी आपको अगर सही में इसका डिस्टेंस और इसका एंगल बना के सही में ड्रॉ करेंगे तो आपको वो रियल आएगा जो हमारे लूम पे रियल में है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ किया हूँ, बाकी यहाँ पे अगर सही में करोगे तो ये रियल वाला आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेम मूवमेंट आया, मान लो फ्रेम मूवमेंट आया, मान लेते हैं यहाँ पे 70 mm आया 1 नंबर का, 2 नंबर का मान लो आया 76 mm,
3 नंबर का मान लो आया 82, 4 नंबर का 88, 5 नंबर का 94, 6 नंबर का 100। ये जो चीज़ लिख दिया ये मेरा मन का नहीं लिखा हूँ, मैं जब एक्चुअली ड्रॉ किया था जब, तो अभी ये चीज़ मेरे को मिला था 30 डिग्री सेट एंगल में सूडो कमांड रूम पे। जब हम ये फ्रेम को ड्रॉ करके कितने सेम डिस्टेंस, मतलब फेल क्रॉस से कितना डिस्टेंस में पहला फ्रेम, दूसरी फ्रेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फ्रेम है, वो लाइन को फेल डिस्टेंस क्लॉथ फेल से दूरी में, मतलब बराबर दूरी में ड्रॉ किया और 30 डिग्री का सेट एंगल बना दिया। और ये सेट एंगल वाला लाइन को, ये जो फ्रेम वाला डिस्टेंस, फ्रेम का पोजीशन वाला जो लाइन है, वहाँ जहाँ जहाँ कट किया उसको मेजरमेंट किया तो मेरा निकला था 70 mm, सेकेंड फ्रेम का 76 mm, ऐसे करके सभी फ्रेम का निकला था। तो ये हमारा 70 mm और फर्स्ट फ्रेम का जो मूवमेंट है दूसरी फ्रेम के हिसाब से कम है, यानी कि इस क्लॉथ फेल एरिया से बीम के तरफ जाएंगे, बीम के ओर जाएंगे, ये तो क्लॉथ फेल एरिया से आगे की तरफ जाएंगे तो 1 नंबर का जो मूवमेंट होगा 2 नंबर का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एंगल एक ही है। जितना एंगल के आगे की तरफ जाएंगे उतना ये मूवमेंट ज़्यादा होगा, ताकि ये एंगल बराबर खुलेगा, मतलब एंगल ये मेंटेन होकर रहेगा। मान लो पहला वाला फ्रेम का मूवमेंट जो है दूसरी वाला फ्रेम क्या है उसके पीछे है ना, यानी क्लॉथ फेल से दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ने के चक्कर में ये क्या है, इस एंगल को मेंटेन करने के लिए उसका मूवमेंट ज़्यादा रखना पड़ता है, या तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होगा कैसे, और इस फिगर से भी पता लगता है। मान लो यहाँ पे मैं कोई लाइन खींचता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है उसका, मान लो यहाँ पे एक लाइन खींचता तो ये जो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता ना, इस हिसाब से जो पहले फर्स्ट फ्रेम है उसका जो मूवमेंट रहेगा दूसरी फ्रेम के हिसाब से कम रहेगा। फिर आगे बढ़ते रहेंगे तो उसका, मान लो दूसरी फ्रेम का जो भी 76 mm है तो छठा फ्रेम का कितना है 100 mm। और यहाँ पे मैं वही चीज़ को नोट किया था कि एक फ्रेम का दूसरी फ्रेम का जो है हमारा मूवमेंट में कितना गैप आ रहा है, 6 mm का आ रहा है, 6 mm आ रहा है। तो इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना ट्रेवल में, बेस लाइन से इक्वल डिस्टेंस जा रहा है। तो 3 mm ऊपर 3 mm नीचे, 3 mm ऊपर 3 mm नीचे। तो आप लूम को साइड से खड़े होकर रनिंग मशीन में देखोगे तो एक फ्रेम यहाँ, 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 ऐसे रनिंग में आपको दिखेगा, यानी कि ये जो एंगल है ये इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे एक फ्रेम दूसरे फ्रेम का जो ऊपर का जो गैप है रनिंग में 3 mm, मतलब आपको 3 mm ही दिखेगा। ये चीज़ मैं निकाला हूँ तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो ये जब रनिंग में रहेगा मशीन, जो जितना भी फ्रेम ऊपर होता रहेगा तो एक दूसरे का 3 mm का गैप रहेगा। एक और 2 को देखेंगे तो मतलब 6 mm टोटल मूवमेंट हो रहा है। तो ये 6 mm मूवमेंट कब हो रहा है, ऊपर और नीचे हो गई। तो ऊपर में 3 mm, नीचे 3 mm, ऐसा करके 6 mm एक दूसरे से डिफरेंस है। 70 mm पहला वाला फ्रेम का मूवमेंट है, दूसरी फ्रेम का 76, तीसरी की 82, चौथा 88, 5 नंबर फ्रेम 94, 6 नंबर फ्रेम 100 mm। तो ये अपना मूवमेंट आ गया। तो अभी करना क्या है, हमारे तो क्लॉथ फेल से बराबर डिस्टेंस में ड्रॉ कर दिया फ्रेम को और एंगल बना दिया, एंगल वाला लाइन को, ये फ्रेम का पोजीशन वाला लाइन जहाँ जहाँ कट किया वहाँ से फ्रेम मूवमेंट पता कर लिए। अब बारी होता है मेन चीज़, फ्रेम मूवमेंट तो पता कर लिए, यानी कि फ्रेम स्ट्रोक कहते हैं इसको, फ्रेम मूवमेंट या तो स्ट्रोक ऑफ द फ्रेम। तो उसके हिसाब से हम करना क्या है, ये मूवमेंट के लिए हमारा जो भी लीवर लगा हुआ है मशीन पे, आपको इस साइड ले जाइए, डॉबी ले जाइए, कैम ले लीजिए। तो जहाँ पे भी है शेडिंग मोशन वहाँ पे लीवर लगा हुआ है, और वहाँ पे शेडिंग लीवर को कम ज़्यादा करने के लिए, शेड ओपनिंग कम ज़्यादा करने के लिए हमारा जैक लीवर के ऊपर जो बोल्ट लगता है वहाँ पे हमारे को सेट करना पड़ता है, सेट कम खोलना है ज़्यादा खोलना है। तो हमारे जो जैक लीवर है, आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, इस तरह है जैक लीवर, इस तरह है ना, ठीक है, इस तरह है ना ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल्ट लगा रहता है, एक दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके हर एक फ्रेम के लिए हर एक जैक लीवर है। तो यहाँ पे क्या, 1 2 यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट। तो ये बोल्ट को हम टाइट करना है। इस जैक लीवर के ऊपर एक बोल्ट है, मान लो पहले से कौन सी पोजीशन में है मालूम नहीं, अभी एक पॉइंट में टाइट कर लो और उसके बाद फ्रेम को नीचे करके देख लो, वहाँ से
और ऊपर करके देख लो कितना जा रहा है, और वो दूरी को माप लो। वो दूरी मापने के बाद कितना आ रहा है, अगर 70 mm आ रहा है तो उसका होता है 30 डिग्री सेट एंगल। इससे पता कर सकते हैं, मापना नहीं पड़ेगा, या तो प्रोट्रैक्टर लेके डायरेक्ट साइड में लगा लो पता लग जाएगा, या तो एक बोल्ट उस एरिया में टाइट मारो ताकि वो 70 mm का वो मूवमेंट जब करेगा, ये जो गैप होगी 70 mm होना चाहिए, दूरी तय करना चाहिए पहला वाला फ्रेम। तो उस हिसाब से दूसरी फ्रेम का 76 mm कब होता है, ऐसे जगह में उसका बोल्ट को सेट करो ताकि वो 76 mm का वो मूवमेंट देगा। जहाँ देगा उसको मान लो सेकंड फ्रेम का सेट एंगल। फिर अब क्या है, 1 और 2 का गैप आ गया कि कितने, यहाँ से स्केल जो मापते हैं इस पॉइंट से 1 का दूरी मापते हैं, ठीक, उसके बाद दूसरा का दूरी माप लिए, उसी हिसाब से 1-2 का सेट एंगल बन गया। अब इससे पता लग जाता है कि क्योंकि सब बराबर डिस्टेंस में है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बराबर डिस्टेंस में है, तो 1-2 का जो डिफरेंस आया उतना कम कम करते जाएंगे, तो क्या है हमारा जो सेट एंगल है उसी हिसाब से ये मूवमेंट आता रहेगा। एक बार 1 नंबर को सेट कर ले, 2 नंबर को सेट कर ले, फिर तीसरे को सेट करो, कितना गैप है कर लो, बाकी अगर ये आ रहा है 82 mm तो उसी हिसाब से ये तीसरी फ्रेम का सेट एंगल, या तो सेट एंगल फ्रेम मूवमेंट के हिसाब से ये मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो ये हो गया उसका सेट अमाउंट। और सेट अमाउंट हम जब मेज़र करते हैं, यहाँ से ये बोल्ट से ये लास्ट वाला पॉइंट से ये बोल्ट कितना दूरी में है, जो दूरी है वो होता है सेट अमाउंट। तो इस अभी क्या है मैं बता रहा था, मैन्युफैक्चर लोग लूम्स में ये चीज़ को उनका पहले मैन्युफैक्चर लोग ये कैलकुलेशन करके और बोल्ट को सेट करके वो बताएं कि हमारा इस सेट एंगल के लिए हमारे को इतना सेट अमाउंट रखना पड़ेगा, ठीक, इतना सेट अमाउंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केल लगा के आप मेजर कर सकते हो कि कितना सेट अमाउंट हम रखे हैं और कहाँ कहाँ बोल्ट टाइट किए हैं। तो वो क्या है, एक रिटन डाटा के साथ या तो कुछ फार्मूला के साथ कंप्यूटर में फीड करके भेज देते हैं पहले से, इसलिए हम लोगों को आसान हो जाता है कि एक लूम पे कितना सेट एंगल के लिए कितना सेट अमाउंट सेट करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करके इस तरह हम एक लूम का सेट एंगल निकाल सकते हैं। एक तो पहले इतना सेट एंगल 30 डिग्री सेट एंगल के लिए फ्रेम का मूवमेंट कितना होगा, और उतना फ्रेम मूवमेंट के लिए हमारे को जैक लीवर ऊपर जो बोल्ट है उसको कहाँ सेट करना पड़ेगा, ऐसे जगह में सेट करें ताकि इतना फ्रेम मूवमेंट रियल में हो जाए। और रियल में इतना मूवमेंट जब होगा उस पॉइंट को मानेंगे कि उसी फ्रेम का सेट अमाउंट वही है, ठीक। तो हमारे आज की जो वीडियो मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपको सही अच्छा लगा होगा। और सेट एंगल का ये था हमारे बेसिक चीज़। मैं इसके कोई पर्टिकुलर फार्मूला कुछ नहीं है, फार्मूला बस आपको क्लॉथ फेल का पॉइंट लेना है, उसके बाद क्लॉथ फेल से हमारा पहला वाला फ्रेम का पोजीशन का डिस्टेंस, दूसरी तीसरी चौथी पाँच सिक्स्थ का जितना भी फ्रेम का लेना है उसका पोजीशन वाला डिस्टेंस क्लॉथ फेल से कितना कितना दूरी में है, वर्टिकली लाइन खींचना है। और क्लॉथ फेल एरिया से बराबर कितना आपको 32 डिग्री सेट एंगल का निकालना है, तो 16 डिग्री ऊपर 16 डिग्री नीचे, क्योंकि दो इक्वल सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो 16 डिग्री ऊपर 16 डिग्री नीचे। अगर 35 डिग्री निकालना है तो 17.5 डिग्री ऊपर 17.5 डिग्री नीचे। अगर 24 डिग्री का निकालना है 12 डिग्री ऊपर 12 डिग्री नीचे करके 2 लाइन खींच देना है। और फ्रेम वाला जो पोजीशन है उसको लाइन को कहाँ कट करता है, जहाँ कट करता है उसका, और ऊपर वाला लाइन से कट करता है उस पॉइंट से लेके नीचे वाला जो सेट का लाइन और वो पोजीशन फ्रेम का पोजीशन वाला जो लाइन होता है कहाँ कट किया, ये दोनों कट किया हुआ जो बीच वाला दूरी है वो होता है फ्रेम मूवमेंट, ऊपर नीचे में कितना मूवमेंट ले रहा है। और वो मूवमेंट हमारे जैक लीवर का जो बोल्ट लगा है उसको खोल देना है। और वो मूवमेंट के लिए हमारे को ऐसे कौन सा पॉइंट में सेट करें ताकि वो मूवमेंट रियल में आ जाए। और यहाँ पे बोल्ट भी सेट करना है, साथ में वहाँ फ्रेम हाइट जहाँ बनाते हैं वहाँ पे भी मेजरमेंट करना है। और जिस पॉइंट में ये दोनों चीज़ मैच हो रहा है, एक तो वो मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये क्या है मैच होना चाहिए, और साथ में कौन सा पॉइंट में वो मैच हुआ, जिस पॉइंट में मैच हुआ वो पकड़ लेंगे उस फ्रेम का सेट अमाउंट, फिर दूसरे का माप लेंगे, तीसरे का चौथे का, इस हिसाब से सेट अमाउंट एक लूम का निकाल सकते हैं। कितना एंगल के लिए हमारे को कितना सेट अमाउंट रखना पड़ेगा, या तो इतना एंगल के लिए पहला फ्रेम का मूवमेंट क्या होगा, दूसरी फ्रेम का मूवमेंट क्या होगा, इस तरह हम एक सेट एंगल के हिसाब से फ्रेम मूवमेंट से हमारे सेट अमाउंट निकालते हैं। यही था एक बेसिक चीज़। और आने वाले वीडियो रहेगा हमारे फ्रेम हाइट के ऊपर, और फ्रेम हाइट के ऊपर जब बता देंगे उसके बाद फिर बताएंगे सेट एंगल और फ्रेम हाइट दोनों में क्या मतलब डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, मतलब उसके अंदर क्या रिलेशन है,
किस तरह हम सेट एंगल बढ़ाते हैं, तो फ्रेम हाइट का क्या उसमें लेन देन रहता है, फ्रेम हाइट को कहाँ कहाँ सेट करते हैं, कितना सेट करते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। आज के वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा से टाइम दे के फ्री टाइम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।